अध्याय 3 दारा सम्मान 4। जब किसी आदमी की बदनामी की जाए या उसके गलत कामों को गलत नज़रिए से देखा जाए, इसलिए कानून बदनामी, मानहानि और यहाँ तक कि बेइज्जती के खिलाफ भी उपाय बताता है, क्योंकि बेइज्जती भले ही सिर्फ गाली गलौज से ज़्यादा कुछ न हो, एक तरह की छोटी मोटी बदनामी है जिसमें वजहें दबा दी जाती हैं। मेरा मतलब ग्रीक कहावत में ठीक से कहा जा सकता है, किसी लेखक से कोट नहीं किया गया। अगर यह सच है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे को गाली देता है तो वह बस यह दिखा रहा है कि उसके पास उसके खिलाफ शिकायत का कोई असली या सच्चा कारण नहीं है, नहीं तो वह इन्हें आधार के तौर पर सामने लाएगा और अपने सुनाने वालों पर भरोसा करेगा कि वे खुद नतीजा निकालेंगे। इसके बजाय वह नतीजा बताता है और आधार को छोड़ देता है, यह भरोसा करते हुए कि लोग मान लेंगे कि उसने ऐसा सिर्फ छोटी बात कहने के लिए किया है। नागरिक सम्मान का अस्तित्व और नाम मिडिल क्लास से आता है, लेकिन यह सबसे तबके को छोड़कर सबके सभी पर एक जैसा लागू नहीं होता। कोई भी आदमी इससे नज़रअंदाज नहीं कर सकता और यह एक बहुत गंभीर बात है। जैसे हर किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो आदमी भरोसा तोड़ता है वह हमेशा के लिए भरोसा खो सकता है, चाहे वह कुछ भी करे और चाहे वह कुछ भी हो। और भरोसा खोने के कड़वे नतीजों को भी टाला कभी टाला नहीं जा सकता। एक तरह से कहा जा सकता है कि शोहरत के पॉजिटिव कैरेक्टर के उलट सम्मान का कैरेक्टर नेगेटिव होता है, क्योंकि सम्मान लोगों की उन खास खूबियों के बारे में राय नहीं है जो किसी आदमी के खास तौर पर हो सकती है, बल्कि यह उन खूबियों के बारे में है, उनकी राय है जो एक आदमी से खास दिखने की उम्मीद से की जा सकती हैं और जिनके लिए उसे गलत साबित नहीं होनी चाहिए। इसलिए सम्मान का मतलब है कि कोई आदमी खास नहीं है, शोहरत का मतलब है कि वह खास है। शोहरत ऐसी चीज़ है जिसे जीतना होता है, सम्मान बस ऐसी चीज़ है जिसे खोना नहीं चाहिए। शोहरत का न होना गुमनामी है, जो सिर्फ एक नेगेटिव बात है, लेकिन सम्मान का खोना शर्म है जो एक पॉजिटिव क्वालिटी है। सम्मान के इस नेगेटिव कैरेक्टर को किसी भी पैसिव चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्मान अपने काम में सबसे ऊपर एक्टिव होता है। यह एकमात्र ऐसी क्वालिटी है जो सीधे उस आदमी से आता है जो इसे दिखाता है। यह पूरी तरह से इस बात से जुड़ा हुआ है कि वह क्या करता है और क्या नहीं करता, और इसका दूसरों के कामों या दूसरे से कोई लेना देना है या नहीं। वे उसके रास्ते में जो रुकावटें डालते हैं, यह पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। यह फ़र्क है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली सम्मान और बहादुरी के दिखावटी सम्मान से अलग है। बदनामी ही एकमात्र हथियार है जिससे बाहर से इज्जत पर हमला किया जा सकता है, और इस हमले को रोकने का एकमात्र तरीका है कि बदनामी को सही पब्लिसिटी देकर गलत साबित किया जाए। इसे इसे कहने वाले का पर्दाफाश किया जाए। उम्र को इसलिए सम्मान दिया जाता है क्योंकि बूढ़े लोग अपनी ज़िंदगी में यह जरूर दिखाते हैं कि वे अपनी इज्जत को बेदाग बनाए रख पाए हैं या नहीं, जबकि जवान लोगों की इज्जत को साबित नहीं किया गया है। हालांकि उन्हें इसका क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि न तो उम्र, जैसा कि छोटे जानवरों के मामले में होता है, और उनसे भी बेहतर और न ही अनुभव, उन जो दुनिया के तौर तरीकों की गहरी जानकारी है। और कोई वजह हो सकती है कि जवान लोग हर जगह बूढ़ों के प्रति सम्मान दिखाएं, क्योंकि अगर यह सिर्फ 22 सालों की बात होती तो उम्र के साथ आने वाली कमजोरी का सम्मान के बजाय ध्यान देने की मांग करती। हालांकि यह एक खास बात है कि सफ़ेद बालों को हमेशा सम्मान मिलता है, एक ऐसा सम्मान जो असल में जन्मजात और नेचुरल होता है। झुर्रियाँ, जो बुढ़ापे की एक ज़्यादा पक्की निशानी है, के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता। आप कभी किसी को सम्मानित झुर्रियों के बारे में बात नहीं करते सुनते, लेकिन सम्मानित सफ़ेद बाल एक आम बात है। इज्जत की सिर्फ इनडायरेक्ट वैल्यू होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया था, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर उसका हम पर कोई असर होता भी है, तो वह हमें सिर्फ तब तक असर कर सकता है जब तक वह हमारे प्रति उनके बर्ताव को कंट्रोल करता है, और सिर्फ तब तक हम तब तक जब तक हम उनके साथ रहते हैं या उनसे कोई लेना देना रखते हैं। लेकिन यह सिर्फ समाज की वजह से ही है,
कि हमें और हमारे सम्मान की सिविलाइजेशन की हालत में जो सेफ्टी मिलती है, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें मदद दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, और बदले में उन्हें भी हमसे कुछ कुछ भी करने से पहले हम पर भरोसा होना चाहिए। इसलिए हमारे बारे में उनकी राय इनडायरेक्टली बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि इसका कोई डायरेक्ट या तुरंत वैल्यू कैसे हो सकता है। यह राय सिसरो की भी है। वह लिखते हैं कि मैं क्रिस्पिस और डायोजनीज की कही बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अच्छी रेपुटेशन पाने के लिए उंगली उठाने लायक भी नहीं है वह इतनी काम की न हो। इस सच पर हेल्विटियस ने अपनी खास किताब डे ला एप्रिटिस में बहुत जोर दिया है। उसका नतीजा यह है कि हम इज्जत को सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते, बल्कि सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे फ़ायदे मिलते हैं, और क्योंकि साधन कभी भी साध्य से बड़ा क्योंकि साधन कभी भी साध्य से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि साधन कभी भी साध्य से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यह कहावत जिसके बारे में कहा जाता है, इज्जत जान से ही प्यारी होती है, जैसा जैसा कि मैंने कहा, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। फिर भी नागरिक सम्मान ही इतना ही है। ऑफिशियल ऑनर का मतलब है कि दूसरे लोगों की यह आम राय है कि जो आदमी किसी भी ऑफिस में काम करता है, उसमें उससे जुड़े सभी कामों को ठीक से करने की के लिए सभी के लिए ज़रूरी खूबियाँ होती हैं। किसी आदमी को देश में कितने बड़े और ज़रूरी काम करने होते हैं, वह जितना ऊंचा और असरदार ऑफिस संभालता है, लोगों की यह राय उतनी ही मजबूत होनी चाहिए कि उसके नैतिक और दिमागी गुण उसे उसके पद के लायक बनाते हैं। इसलिए उसका पद जितना ऊंचा होगा, उसे उतना ही ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, जो टाइटल, ऑर्डर और दूसरों के प्रति प्रति आमतौर पर झुकने वाले व्यवहार में दिखता है। आमतौर पर किसी आदमी का ऑफिशियल रैंक उस खास सम्मान को दिखाता है जो उससे मिलना चाहिए। भले ही यह सम्मान लोगों की अपनी अहमियत के हिसाब से कितना भी बदल जाए, फिर भी असल में उस आदमी को ज़्यादा सम्मान मिलता है जो खास काम करता है, आम आदमी की तुलना में, जिसका सम्मान मुख्य रूप से बेइज्जती से दूर रहने में होता है। ऑफिशियल सम्मान के लिए यह भी जरूरी है कि जो आदमी किसी ऑफिस में है, वह अपने काम करने वालों और अपने बाद आने वालों दोनों की खातिर उसका सम्मान करे। यह सम्मान एक ऑफिस अपनी ड्यूटी ठीक से निभाकर और ऑफिस या उसमें बैठे किसी व्यक्ति पर होने वाले किसी भी हमले को रोककर बनाए रख सकता है। जैसे उससे किसी भी बात को अनसुना नहीं करना चाहिए कि ऑफिस की ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई जा रही, या ऑफिस खुद लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करता। उसे ऐसे हमलों के लिए कानूनी सजा लागू लागू करके यह साबित करना होगा कि वे गलत हैं। सरकारी लोगों के सम्मान के नीचे उन लोगों का सम्मान आता है जो किसी और हैसियत से देश की सेवा करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर या कोई भी। आसान शब्दों में, जो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करके या किसी और पब्लिक घोषणा से कि वह कोई खास स्किल इस्तेमाल करने के काबिल है, उसका दावा करता है। एक शब्द में, उन सभी लोगों का सम्मान जो कोई पब्लिक वादा लेते हैं, जो भी हो, इस कैटेगरी में मिलिट्री ऑनर आता है। सही मायने में यह मानना कि जो लोग अपने देश की रक्षा करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, उनमें सच में वे जरूरी खूबियाँ होती हैं जो उन्हें ऐसा करने में काबिल बनाती हैं, खासकर हिम्मत, पर्सनल बहादुरी और ताकत। और वे अपने देश की रक्षा के लिए मरते दम तक पूरी तरह तैयार रहते हैं, और कभी भी और किसी भी हालत में उस झंडे को नहीं छोड़ते जिसके प्रति उन्होंने एक बार वफादारी की कसम खाई है। मैंने यहाँ ऑफिशियल ऑनर को उससे कहीं ज़्यादा बड़े मतलब में लिया है। इसमें इसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी नागरिकों द्वारा किसी ऑफिस में के प्रति दिया जाने वाला सम्मान। सेक्सुअल ऑनर और जिन सिद्धांतों पर यह टिका है, उनके बारे में बात करते समय थोड़ा और ध्यान और एनालिसिस जरूरी है। और जो मैं कहूँगा वह मेरी इस बात को सपोर्ट करेगा कि सारा ओनर असल में यूटिलिटेरियन यूटिली यूटिलिटेरियन बेसिक पर टिका होता है। इस सब्जेक्ट के दो नेचुरल डिवीजन है, औरतों का ओनर और मर्दों का ओनर। दोनों तरफ से एक अच्छी तरह से समझी जाने वाली स्पिरिट डे कोपर्स निकलती है। इन दोनों में पहला वादा जरूरी होता है, क्योंकि औरत की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ मर्द के साथ उसका रिश्ता है।
रिश्ता है। औरतों की इज्जत का मतलब है कि एक लड़की के बारे में आम राय है कि वह पवित्र है और अपनी पत्नी के बारे में कि वह वफादार है। इस राय की अहमियत इन बातों पर निर्भर करती है कि औरतें ज़िंदगी के सभी रिश्तों में मर्दों पर निर्भर करती हैं। मर्द औरतों पर यह कहा जा सकता है कि सिर्फ एक में, इसलिए आपसी निर्भरता के लिए एक इंतजाम किया जाता है। मर्द औरतों की सभी ज़रूरतों और उनके मिलन से होने वाले बच्चों की भी जिम्मेदारी लेता है। ऐसा इंतजाम जिस पर पूरी औरत जाति की भलाई आधारित है। इस प्लान को पूरा करने के लिए औरतों को एकजुट होकर अपनी टीम की भावना दिखानी होगी और अपने आम दुश्मन मर्द के सामने एक साथ आना होगा, जिसके पास अपनी ज़्यादा शारीरिक और दिमागी ताकत की वजह से दुनिया की सभी अच्छी चीज़ें हैं, ताकि उसे घेर कर जीत सके और इस तरह उस पर कब्जा कर सके और उन अच्छी चीज़ों में हिस्सा ले सके। इसके लिए सभी महिलाओं का सम्मान इस नियम को लागू करने पर निर्भर करता है कि कोई भी महिला शादी के अलावा किसी पुरुष को खुद को नहीं सौंपेगी। कोई भी महिला शादी के अलावा खुद को नहीं सौंपेगी, ताकि हर पुरुष को मानो एक महिला के साथ सरेंडर करने और उसके साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। इस इस व्यवस्था को पूरी महिला जाति के लिए प्रावधान किया गया है। हालांकि यह एक जैसा नतीजा जिसे जिसे नियम या सख्ती से पालन करने पर यह नियम मिलता है, और इसलिए यह हर जगह औरतें इसे बनाए रखने पर ध्यान से जोर देकर सच्ची टीम भावना दिखाती हैं। कोई भी लड़की जो नियम तोड़ती है वह पूरी औरत जाति के साथ धोखा करती है, और अगर हर औरत ऐसा करने लगे तो उसकी भलाई खत्म हो जाएगी। इसलिए उसे शर्म के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी इज्जत खो दी है क्योंकि उसने अपनी इज्जत खो दी है। कोई भी औरत उससे और कोई लेना देना नहीं रखेगी, उसे प्लेग की तरह टाला जाता है। शादी का बंधन तोड़ने वाली औरत को भी यही सजा मिलती है, क्योंकि ऐसा करके वह उन शर्तों को नहीं मानती जिन पर आदमी ने हार मानी थी, और क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा है कि दूसरे मर्द भी ऐसा करने से डरते हैं, इसलिए वह उसकी सभी बहनों की भलाई में खतरा डालता है। बल्कि और भी ज़्यादा, यह धोखा और सच्चाई को तोड़ना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा न सिर्फ बल्कि अपने समाज की इज्जत को भी खोना है। इसलिए हम एक लड़की की शर्म को कम आंकते हैं, लेकिन पत्नी की नहीं, क्योंकि पहले मामले में शादी से इज्जत वापस मिल सकती है, जबकि दूसरे मामले में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कोई प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। एक बार जब इस टीम भावना को औरतों के सम्मान की नींव मान लिया जाता है और इसे एक अच्छा बल्कि एक जरूरी इंतजाम माना जाता है, जो असल में समझदारी और दिलचस्पी का मामला है, तो औरतों की भलाई के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत को पहचाना जाएगा। लेकिन इसकी एक रिलेटिव वैल्यू से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह कोई पक्का मकसद नहीं है। यह ज़िंदगी के बाकी सभी मकसदों से परे है और ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है। इस नज़रिए से ल्यूक्रेटिया या वर्जीनियस के ज़बरदस्ती और दिखावटी काम में तारीफ़ करने लायक कुछ नहीं होगा। ऐसा काम जो आसानी से दुखद मजाक में बदल सकता है और बहुत ज़्यादा नफरत पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमें एमेलिया गिलोटी का नतीजा थिएटर से पूरी तरह बेचैन कर देता है, और दूसरी तरफ औरतों के सम्मान के सभी नियम एगमोंट के क्लारा के साथ एक तरह की हमदर्दी को रोक नहीं सकते। औरतों के सम्मान के उस वसूल को बहुत आगे ले जाने का मतलब के बारे में सोचते हुए मकसद को भूल जाना है, और लोग अक्सर यही करते हैं, क्योंकि ऐसी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें कि सेक्सुअल सम्मान की वैल्यू एकदम सही है, जबकि सच तो यह है कि किसी भी दूसरी तरह की चीज़ से ज़्यादा रिलेटिव है। यह कोई भी कह सकता है कि इसकी वैल्यू पूरी तरह से कन्वेंशनल है। जब कोई थॉमसियस से देखता है कि कैसे सभी युगों और देशों में रिफॉर्मेशन के समय तक कानून द्वारा गड़बड़ी की इज्जत दी जाती थी और उन्हें मान्यता दी गई थी, बिना किसी महिलाओं के सम्मान का अपमान। बेबीलोन में माल्टा मंदिर की बात ही छोड़िए। बेशक सिविल लाइफ में कुछ ऐसे ही हालत भी होते हैं जो बाहरी शादियों को नामुमकिन बना देते हैं, खासकर कैथोलिक देशों में, जहाँ तलाक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मेरी राय में हर जगह राज करने वाले राजकुमारों के लिए नैतिक नज़रिए से मार्गेनेटिक शादी करने के बजाय शादी के तरीकों को पूरी तरह से छोड़ देना बेहतर होगा, जिसके वंशज अगर जायज़ खानदान ख़त्म हो जाए तो राजगद्दी पर दावा कर सकते हैं। इसलिए एक संभावना है, हालांकि शायद बहुत दूर की बात है, कि मोर्गेनेटिक शादी से सिविल वॉर हो सकता है।
और इसके अलावा ऐसी शादी जो बाहरी रस्मों को नज़रअंदाज करके की जाती है, महिलाओं और पुजारियों के लिए एक छूट है। दो तरह के लोग जिनसे जितना हो सके कम से कम बंधन देने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि देश का हर आदमी अपनी पसंद की औरत से शादी कर सकता है, सिवाय एक बेचारे इंसान के यानी राजकुमार के। उसका हाथ उसके देश का होता है और उसे सिर्फ देश के भले के लिए यानी देश के भले के लिए ही शादी में दिया जा सकता है। फिर भी इन सब के बावजूद वह एक आदमी होने के नाते वह वहीं जाना पसंद करता है जहां उसका दिल ले जाए। किसी राजकुमार को इस मामले में अपनी मर्जी से चलने से रोकना या रोकने की इच्छा करना एक गलत है, एहसान फरामोश और घमंडी बात है। बेशक जब तक उस औरत का देश की सरकार पर कोई असर न हो, उसके नज़रिए से वह एक खास जगह रखती है और सेक्सुअल ऑनर के आम नियमों के तहत नहीं आती, क्योंकि उसने बस खुद को एक ऐसे आदमी को सौंप दिया जो उससे प्यार करता था और जिससे वह प्यार करती थी लेकिन शादी नहीं कर सकती। और आमतौर पर यह बात कि औरत के ऑनर का नियम प्रकृति में नहीं है। यह उन कई खूनी कुर्बानियों से पता चलता है कि इसके लिए इसके लिए चढ़ाई गई है, बच्चों की हत्या और माँ की सुसाइड। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लड़की इस नियम को तोड़ती है वह अपने पूरे लिंग के खिलाफ विश्वासघात करती है, लेकिन यह विश्वास ऐसा है जैसे सिर्फ चुपके से मान लिया जाता है और इसकी कसम नहीं खाई जाती, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में उसकी अपनी किस्मत सबसे पहले खराब होती है, इसलिए उसकी बेवकूफ़ी उसके जुर्म से कहीं ज़्यादा बड़ी है। पुरुषों में इसी तरह का गुण उसी गुण का नतीजा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यह है उसका एप्रिट डे कूपर्स है, जो यह मांग करता है कि जब किसी पुरुष के पास शादी में खुद को उस तरह से सौंप देना जो उसके जीतने वाले के लिए इतना फ़ायदेमंद है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समझौते की शर्तें बनी रहें ताकि समझौते को मानने में किसी भी तरह की ढिलाई की इजाज़त से उसका असर कम न हो और आदमी सब कुछ छोड़कर कम से कम अपने सौदे यानी खास अधिकार के बारे में निश्चिंत हो सके। इसलिए यह एक आदमी के सम्मान का हिस्सा है कि वह अपनी पत्नी की तरफ से शादी के बंधन को तोड़ने पर नाराज़ हो और कम से कम उससे अलग हो उसे सजा दे। अगर वह जुर्म को साफ कर देता है तो उसके साथी उसे शर्मसार करेंगे, लेकिन इस मामले में शर्म उतनी गंदी नहीं है जितनी उस औरत की है। उसने अपनी इज्जत खो दी है, दाग इतना गहरा बिल्कुल नहीं है। लेवी ओरिस नोटे म्यूकेला, क्योंकि एक आदमी का औरत से रिश्ता उसकी ज़िंदगी के कई दूसरे और ज़्यादा ज़रूरी मामलों से नीचे होता है। आज के समय के दो महान नाटक कवियों ने आदमी के सम्मान को दो नाटकों की थीम बनाया है। शेक्सपियर ने ओथेलो और द विंटर्स टेल और कार्डेरोन ने एल मेडिको डे सू होनोरा द फिजिशियन ऑफ हिज होनर और द सिक्रेटो एविग्रो सीक्रेट अवेजिंग इंस्टल्ट सीक्रेट वेजेंस में। हालांकि यह कहा जाना चाहिए कि सम्मान के लिए सिर्फ पत्नी को ही सजा मिलनी चाहिए, उसके प्रेमी को भी सजा देना बड़ा चढ़ाकर कहना है। यह मेरे इस नज़रिए को पक्का करता है कि एक आदमी का सम्मान एस्प्रिट डे कोपर्स से पैदा होता है। जिस तरह के सम्मान के बारे में मैं अब तक बात कर रहा हूँ वह हमेशा से अपने अलग अलग रूपों और सिद्धांतों में सभी देशों में और हर समय मौजूद रहा है। हालांकि महिलाओं के सम्मान का इतिहास दिखता है कि उसके सिद्धांतों में अलग अलग समय पर कुछ स्थानीय बदलाव हुए हैं, लेकिन एक और तरह का सम्मान है जो इससे बिल्कुल अलग है। एक ऐसा सम्मान जिसके बारे में ग्रीक और रोमन लोगों को कोई आइडिया नहीं था और आज तक यह चीनी हिंदू या मुसलमानों में बिल्कुल अनजान है। यह एक ऐसा सम्मान है जो सिर्फ मिडिल एज में शुरू हुआ था। यह सिर्फ क्रिश्चियन यूरोप में नहीं बल्कि आबादी में बहुत छोटे हिस्सों में यानी समाज के तबके और उनकी नकल करने वालों में एक नाइटली ऑनर या पॉइंट डी ऑनर है। इसके सिद्धांत उन सिद्धांतों से बिल्कुल अलग हैं और जिनके आधार पर मैं अभी तक कर रहा हूँ अभी मैं अभी तक उस तरह के सम्मान के बारे में बता रहा हूँ और इस कुछ मामलों में तो उनके खिलाफ भी हैं। जिस सम्मान की बातें मैं कर रहा हूँ वह घमंडी पैदा करता है जबकि दूसरे तरह के सम्मान घमंडी आदमी पैदा करता है। सम्मान
ऐसा होने पर मैं इसके सिद्धांतों के बारे में बताना शुरू करूंगा, जो एक तरह के कोड या नई टेली शिष्टाचार का आईना है। एक है, सबसे पहले इस तरह का सम्मान इस बात में नहीं है कि दूसरे लोग हमारी कीमत के बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि पूरी तरह से इस बात में है कि वे जाहिर करते हैं या नहीं, चाहे उनकी कोई राय हो भी या नहीं। और यह भी उनकी अपनी राय दिखा रखने की वजह पाता हो या नहीं। दूसरे लोग हमारे कामों की वजह से हमारे बारे में सबसे बुरी राय रख सकते हैं और हमसे जितना चाहे उतना नफरत कर सकते हैं। जब तक कोई अपनी राय जाहिर करने की हिम्मत नहीं करता, तब तक हमारा सम्मान बना रहता है। इसलिए अगर हमारे काम और गुण दूसरे लोगों से सबसे ज़्यादा सम्मान पाने के लिए मजबूर करते हैं और उनके पास यह सम्मान देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि कोई, चाहे वह कितना भी बुरा या बेवकूफ़ क्यों न हो, हमारे बारे में कुछ बुरा कहता है, हमारा सम्मान ठेस पहुंचाता है, बल्कि हमेशा के लिए चला जाता है, जब तक कि हम उससे वापस न ला सकें। जो यह कहता है कि यानी कि नाइटली ऑनर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वे क्या कहते हैं। इसका एक फालतू सबूत यह है कि बेइज्जती वापस ली जा सकती है, या अगर ज़रूरी हो तो माफ़ी का टॉपिक बनाया जा सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि वे कभी कहीं नहीं गई। क्या उस बात के पीछे की राय को ठीक नहीं किया गया, इस और उस बात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए था? ये ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं हैं। जब तक बात वापस नहीं ली जाती, सब ठीक है। यह तो सच है कि इस बर्ताव का मकसद इज्जत कमाना नहीं, बल्कि उसे ज़बरदस्ती लाना। दूसरी बात, इस तरह का सम्मान इस बात पर नहीं कि कोई आदमी क्या करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या झेलता है, उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह उस सम्मान से अलग है जो बाकी सब चीज़ों में होता है। यह इस बात पर नहीं कि वह खुद क्या कहता है या करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि कोई दूसरा आदमी क्या कहता है या करता है। इस तरह का सम्मान हर उस आदमी की दया पर होता है जो उसे अपनी ज़बान पर लाद सकता है, और अगर वह उस पर हमला करता है तो एक पल में वह हमेशा के लिए चला जाता है, जब तक कि जिस आदमी पर हमला हुआ है वह उसे एक तरीके से वापस पाने में कामयाब न हो जाए, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। एक ऐसा तरीका है जिसमें उसकी जान, सेहत, आज़ादी, प्रॉपर्टी और मन की शांति को खतरा हो। एक आदमी का पूरा व्यवहार सबसे नेक और नेक असूलों के हिसाब से हो सकता है, उसकी आत्मा सबसे पवित्र हो सकती है, उसकी समझ सबसे ऊंचे दर्जे की हो सकती है, फिर भी उसका सम्मान उसी पल गायब हो सकता है जब कोई उसे बेइज्जती करने की कोशिश करे। कोई भी जिसने जिसने भी इस इज्जत के नियम का उल्लंघन नहीं किया, चाहे वह सबसे बेकार बदमाश हो या सबसे बेवकूफ़ जानवर, आलसी, जुआरी, कर्जदार, या सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी आदमी, आमतौर पर इसी तरह के लोगों की बेइज्जती करना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसा कि सेनेका ने सही कहा है, एक आदमी जितना ज़्यादा घटिया और मजाकिया होता है, वह अपनी ज़बान से उतना ही ज़्यादा तैयार रहता है। उसकी बेइज्जती सबसे ज़्यादा उसी तरह के आदमी की होगी जिसके बारे में मैंने बताया है, क्योंकि अलग अलग पसंद के सभी लोग दोस्त नहीं हो सकते, और सबसे अच्छे काबिलियत देकर किसी बेकार इंसान का गुस्सा भड़क सकता है। गोइथे ने वेस्टो स्टीलचर दीवान में जो भी कुछ कहा है वह बिल्कुल सच है, कि अपने दुश्मनों के खिलाफ शिकायत करना बेकार है, क्योंकि वे सभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। अगर आपका पूरा वजूद उनके लिए एक हमेशा की बुराई है, आप अपने दुश्मनों के बारे में क्या शिकायत कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को कभी दोस्त बनाना चाहिए, जो लोग आपके स्वभाव को समझते हैं जैसे आप हैं? क्या यह शांत हमेशा रहने वाले आरोप हैं? यह साफ है कि इस तरह के बेकार लोगों के पास इज्जत के उसूल का शुक्रगुजार होने की अच्छी वजह है, क्योंकि यह उन्हें उन लोगों के लेवल पर लाता है जो बाकी मामलों में उनसे ऊपर हैं। अगर कोई किसी की बेइज्जती करना चाहता है, जैसे कि उसमें कोई बुरी बात कहना है, तो इसे पहली नज़र में ही इस एक तरह सही राय माना जाता है, जो सच भी है। यह एक तरह से कानून की पूरी ताकत हुक्म वाला है। अगर इसे तुरंत खून से नहीं मिटाया जाता तो यह एक ऐसा फैसला है जो हमेशा के लिए सही और वैलिड है। दूसरे शब्दों में, जिस आदमी की बेइज्जती होती है वह सभी इज्जतदार लोगों की नज़रों में वही रहता है जो बेइज्जती करने वाले आदमी उसे कहकर बुलाना चाहता है। भले ही वह दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश हो, लेकिन उसने बेइज्जती सह ली है।
यह टेक्निकल शब्द है मेरा मानना है, इसलिए सभी इज्जतदार लोग उससे कोई लेना देना नहीं रखेंगे और उसके साथ कोड़ी जैसा बर्ताव करेंगे और हो सकता है वह जहाँ भी मिले वहाँ जाने से मना कर दें वगैरह। मुझे लगता है कि समझदार मुझे लगता है कि यह समझदारी भरा काम इस बात से जुड़ा है कि मिडिल एज में 15वीं सदी तक किसी भी क्रिमिनल प्रोसेस में आरोप लगाने वाले को आरोपी का गुनाह साबित नहीं करना होता था, बल्कि आरोपी को ही आरोपी को ही करना होता था। जिसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी वह यह कसम कर सकता था कि वह दोषी नहीं है और उसका सपोर्टर क्रोनेस क्रोमेंटल्स को आकर कसम खानी पड़ती थी कि उनकी राय में वह झूठी गवाही नहीं दे सकता। अगर उसे इस तरह मदद करने वाला कोई नहीं मिलता या आरोप लगाने वाला को उसके सपोर्टर पर एतराज़ होता तो भगवान के फैसले से ट्रायल का सहारा लेना पड़ता था, जिसका आमतौर पर मतलब होता था लड़ाई, क्योंकि आरोपी अब बेइज्जत था और उसे खुद को बेगुनाह साबित करना था। सो यहीं से बेइज्जती की सोच और उस पूरे सिस्टम की शुरुआत हुई जो आजकल इज्जतदार लोगों में आम बात है। बस इतनी सी बात है कि कसम नहीं खाई जाती। यही उस गहरे गुस्से की भावना का भी कारण है जो इज्जतदार लोगों से कहा जाता है कि अगर उनसे झूठ बोला जाए तो वे दिखाएं। एक ऐसी बेइज्जती है जिसे वे कहते हैं कि खून से मिटा देना चाहिए। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि झूठ आम बात है, लेकिन इंग्लैंड में दूसरी जगहों से ज़्यादा एक अंधविश्वास है जिसने बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं। नियम के हिसाब से जो आदमी झूठ बोलने पर दूसरों को जान से मारने की धमकी देता है उसे खुद कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सच तो यह है कि मिडिल एज के क्रिमिनल ट्रायल में भी छोटे फॉर्म की इजाज़त थी। आरोप के जवाब में आरोपी ने जवाब दिया यह झूठ है। इसके बाद इसे भगवान के फैसले पर छोड़ दिया गया। इसलिए नाइटली ओनर का कोड यह तय करता है कि जब झूठ बोला जाए तो हथियार उठाने की अपील तो होनी चाहिए। तो बेइज्जती की थ्योरी के लिए इतना ही, लेकिन बेइज्जती से भी बदतर कुछ इतना भयानक कि मुझे भी इज्जतदार लोगों से माफ़ी मांगनी होगी कि उन्होंने इस नाइटली ओनर कोड में इसका जिक्र किया है, क्योंकि मुझे पता है कि वे इसके बारे में सोचकर ही कांप उठेंगे और उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुमम मालम, धरती पर सबसे बड़ी बुराई मौत और सजा से भी बदतर और दूसरे आदमी को भयानक कहावत, एक थप्पड़ या एक झटका। यह इतनी भयानक बात है कि सभी सम्मान के लिए इतनी घातक है कि जबकि किसी भी अन्य प्रकार के अपमान का इलाज खून बहाने से किया जा सकता है, इसका इलाज केवल तख्तापलट से ही किया जा सकता है। तीसरी बात, इस तरह के सम्मान का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई आदमी अपने बारे में क्या सोचता है, या फिर इस सवाल से कि क्या उसका नैतिक चरित्र कभी बेहतर या बदतर हो सकता है। और ऐसी सभी जान संबंधी पूछताछ से अगर आपके सम्मान पर हमला होता है या ऐसा लगता है कि वह चला गया है तो इसे बहुत जल्दी पूरी तरह से वापस पाया जा सकता है, अगर आप बस थोड़ा जल्दी करें। यह एक यूनिवर्सल उपाय है, द्वंद्व अर्थात लड़ाई। लेकिन अगर हमलावर उन क्लास से नहीं है जो नाइटली ओनर के कोड को मानते हैं या उसने खुद कभी उनका उल्लंघन किया है, तो आपकी इज्जत पर किसी भी हमले का सामना करने का एक सुरक्षित तरीका, चाहे वह मारपीट हो या सिर्फ बातें। अगर आप हथियारबंद हैं तो आप अपने विरोधी को वहीं या शायद 1 घंटे बाद मार सकते हैं, इससे आपकी इज्जत वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी बुरे नतीजे के डर से, इस बात की उलझन से कि हमलावर नाइटली ओनर के कानूनों के तहत आता है या नहीं, ऐसे बड़े कदम से बचना चाहते हैं, तो अपनी पोजीशन को अच्छा बनाने का एक और तरीका है, यानी अवांटेज। इसमें बदतमीजी का जवाब और भी ज़्यादा बदतमीजी से देना शामिल है। और अगर बेइज्जती से कोई फ़ायदा नहीं होता तो आप एक बार कर सकते हैं जो आपकी इज्जत बचाने का एक क्लाइमैक्स होता है। जैसे कान पर लगी चोट को डंडे से मारने से ठीक किया जा सकता है और डंडे की चोट को घोड़े के चाबुक से मारने से। और इस आखिरी इलाज के तौर पर कुछ लोग आपको अपने दुश्मन पर थूकने की सलाह देते हैं। अगर ये सब तरीके काम न आए तो आपको खून बहाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और बेइज्जती मिटाने के इन तरीकों का कारण इस कोड में इस तरह है। 4, बेइज्जती सहना बेइज्जती करना इज्जतदार है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मेरे दुश्मन के पास सच, हक और समझ है। बहुत अच्छा, मैं उसकी बेइज्जती करता हूँ। इसके बाद हक और इज्जत उसे छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं और कुछ समय के लिए मैं उन्हें खो
खो देता हूँ, जब तक कि वह उन्हें वापस नहीं पा लेता, हक या समझ का इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि मुझे गोली मारकर और मुझे डंडा मारकर। इसलिए बदतमीज़ी एक ऐसी खूबी है जो इज्जत के मामले में किसी भी दूसरी खूबी का सब्स्टिट्यूट है, और उन सबसे ज़्यादा सबसे बदतमीज़ हमेशा सही होता है। आप कोई और क्या चाहिए? कोई आदमी कितना ही बेवकूफ़ हो, बुरा या दुष्ट क्यों ना हो, अगर वह सिर्फ बदतमीज़ी करता है तो वह अपनी सभी गलतियों को सही ठहराता है और उन्हें सही ठहराता है। अगर किसी बातचीत या चर्चा में कोई दूसरा आदमी आदमी हमसे ज़्यादा ज्ञान, सच के लिए ज़्यादा प्यार, ज़्यादा सही फैसला, बेहतर समझ दिखाता है, या आमतौर पर ऐसे दिमागी गुण दिखाता जो हमारे लिए गुणों को फीका कर देते हैं, तो हम तुरंत उसकी बेहतरी और अपनी कमजोरी को ख़त्म कर सकते हैं, और बदले में बेइज्जती और बुरा कहकर उससे बेहतर बन सकते हैं, क्योंकि बदतमीज़ी किसी भी बहस से बेहतर है। यह पूरी तरह से उसे दबा देती है। बुद्धि, अगर हमारे दुश्मन को हमारे हमले का तरीका पसंद नहीं है और वह और भी बुरी तरह से जवाब नहीं देगा ताकि हम आवंटेज की घटिया दुश्मनी में फंस जाएं, तो हम जीते हैं और इज्जत हमारी तरफ है। सच ज्ञान, समझ, बुद्धि, समझदारी, सबको पीछे हटना होगा। इससे बहुत बड़ी गुस्ताखी के लिए मैदान छोड़ देना होगा। इज्जतदार लोग तुरंत अपनी लड़ाई का दिखावा करते हैं। अगर कोई उनकी राय के खिलाफ कोई राय देता है या उनसे ज़्यादा समझदारी दिखाता है, और अगर किसी बहस में उन्हें जवाब नहीं सूझता, तो वे बदतमीजी का कोई हथियार ढूंढते हैं जो काम भी आए और आसानी से मिल जाए। इस तरह वे पद के मालिक को हटा देते हैं। अब यह साफ है कि लोग समाज के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इज्जत के उस असूल की तारीफ करने में बिल्कुल सही है। यह असूल किसी और चीज़ से निकाला है जो पूरे नियम और दिल और आत्मा है। पांचवी बात, कोड का मतलब है कि सबसे बड़ी अदालत जिसमें कोई आदमी किसी दूसरे के साथ सम्मान के मुद्दे पर अपने किसी भी मतभेद के लिए अपील कर सकता है, वह शारीरिक बल की अदालत है, यानी क्रूरता की। सख्ती से कहें तो हर बदतमीजी क्रूरता की अपील है, क्योंकि यह शोषण है कि दिमागी ताकत और नैतिक समझ का फैसला करने में काबिल नहीं है, और लड़ाई शारीरिक ताकत से ही लड़ी जानी चाहिए। एक ऐसी लड़ाई जो इंसान के मामले में, जिसे फ्रैंकलिन एक औजार बनाने वाला जानवर कहते हैं, एक प्रजाति के खास हथियार से तय होती है और फैसला बदला नहीं जा सकता। यह ताकत के अधिकार का जाना माना सिद्धांत है। बेशक यह एक बेवकूफ़ी की समझदारी की तरह एक मिलती जुलती बात है। एक नाइट के सम्मान की ताकत की शान कहा जा सकता है। 6, आखिर में, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, अगर नागरिक सम्मान, मेम और टूम के मामले में बहुत सावधान रहता है, जिम्मेदार और एक बार किए गए वादे का बहुत सम्मान करता है, तो दूसरी तरफ जिस कोड पर हम यहाँ बात कर रहे हैं वह सबसे अच्छी उदारता दिखाता है। सिर्फ एक ही शब्द है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वह है सम्मान का शब्द। जैसा कि लोग कहते हैं, मेरी कसम, यह मानकर कि हम हर दूसरे तरह का वादा तोड़ा जा सकता नहीं। अगर सबसे बुरा हो जाए तो अपने सम्मान के शब्द को तोड़ना भी आसान है, और फिर भी सम्मानीय बने रहना है। फिर से उस यूनिवर्सल उपाय द्वंद्व युद्ध को अपनाकर उन लोगों से लड़कर जो कहते हैं कि हमने अपना वादा किया था। इसके अलावा वहाँ एक कर्ज है जो सिर्फ एक है, जिससे किसी भी हालत में चुकाया नहीं जाना चाहिए, जुए का कर्ज, जिसे इसलिए इज्जत का कर्ज कहा गया है। बाकी सभी तरह के कर्ज आप यहूदी और ईसाइयों को जितना चाहे धोखा दे सकते हैं। आपकी नाइटली इज्जत बिना दाग के रहती है। बिना किसी भेदभाव के पढ़ने वाला तुरंत समझ जाएगा कि इस तरह के अजीब, जंगली और बेतुके सम्मान के नियम का इंसानी स्वभाव में कोई आधार नहीं है, और न ही इंसानी मामलों को अच्छी तरह देखने का कोई आधार है। इसके काम करने का बहुत छोटा दायरा सिर्फ इस भावना को और गहरा करता है, जो मिडल एज में सिर्फ यूरोप तक ही सीमित है, और सिर्फ ऊंचे तबके अफसरों और सैनिकों और उनकी नकल करने वाले लोगों तक। न तो ग्रीक और न ही रोमन इस सम्मान के नियम या इसके असूलों के बारे में कुछ जानते थे, न ही एशिया के पुराने या नए सभ्य देशों को। उनके बीच किसी और तरह के सम्मान को मान्यता नहीं दी जाती, सिवाय जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, जिसके आधार पर एक आदमी वही होता है जो वह अपने कामों को दिखाता है, न कि वह जो कोई बड़बोला उसके बारे में कहना चाहता है। वे सोचते हैं कि एक आदमी ने जो कहा या किया उससे शायद उसकी अपनी बेइज्जती पर असर पड़ता है, लेकिन किसी और की नहीं। उनके लिए एक
बार बस एक बार उनके लिए एक बार बस एक बार था, और कोई भी घोड़ा या गधा इससे ज़्यादा जोरदार वार कर सकता था। एक ऐसा वार जो कुछ खास हालत में आदमी को गुस्सा दिला सकता है और तुरंत बदला मांग सकता है, लेकिन उसका इज्जत से कोई लेना देना नहीं था। कोई भी वार या बेइज्जती भरे शब्दों का या उस तसल्ली का हिसाब नहीं रखता था जो मांगी गई थी या नहीं मांगी गई थी। फिर भी अपनी बहादुरी और मौत को नकारने में पुराने लोग निश्चित रूप से ईसाई यूरोप के देशों से कम नहीं थे। ग्रीक और रोमन अगर आप चाहें तो पक्के हीरो थे, लेकिन उन्हें पॉइंट डी ऑनर के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर उन्हें ड्यूल का कोई आइडिया था भी तो उनका अमीरों की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। यह तो बस बाड़े के लिए ग्लैडिएटर, कत्लेआम के लिए तैयार गुलाम, सजा पाए हुए अपराधियों का दिखावा था। उन्हें जंगली जानवरों के साथ बारी बारी एक दूसरे को काटकर रोमन छुट्टी मनाने के लिए भेजा जाता था। जब ईसाई धर्म आया तो ग्लैडिएटर शो खत्म कर दिए गए और ईसाई समय में उनकी जगह ड्यूल ने ले ली, जो भगवान के फैसले से मुश्किलों को सुलझाने का एक तरीका था। अगर ग्लैडिएटेरियल लड़ाई बड़े तमाशों की मौजूदा इच्छा के लिए एक क्रूर बलिदान थी, तो द्वंद्व युद्ध मौजूदा पूर्वाग्रहों के लिए एक क्रूर बलिदान है। बलिदान अपराधियों, गुलामों और कैदियों का नहीं, बल्कि महान और आज़ाद होने का होना चाहिए। पुराने लोगों के स्वभाव में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दिखाती हैं कि वे इन गलतफहमियों से पूरी तरह आज़ाद थे। मिसाल के तौर पर जब मॉरिशियस को एक ट्यूटनिक सरदार ने लड़ाई के लिए बुलाया तो उसने जवाब दिया कि अगर सरदार अपनी ज़िंदगी से थक गया है तो वह जाकर फांसी लगा ले। उसी समय उसने 1 या 2 राउंड के लिए उसने एक पुराने ग्लैडिएटर का ऑफर दिया। प्लूटार्क ने थेमिस्टोकल्स की अपनी ज़िंदगी में बताया कि यूरिबियाडस, जो बेड़े का कमांडर था, ने एक बार उसे मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई थी, जिस पर थेमिस्टोकल्स ने अपनी तलवार निकालने के बजाय बस इतना कहा, मारो। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर पढ़ने वाला कोई इज्जतदार आदमी है तो उसे यह जानकर कितना दुख होगा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अगर थेमिस्टोकल्स ने ऐसा किया तो एथेनियन अफसरों ने मिलकर उसे अंडरकाम करने से मना कर दिया था। एक आज का फ्रेंच लेखक कहता है कि अगर कोई डोमिस्थनीज को इज्जतदार आदमी मानता है तो उसके नासमझी पर दया की मुस्कान आ जाएगी, और सिसरो भी कोई इज्जतदार आदमी नहीं था। प्लूटो के लोज के एक हिस्से में फिलोसोफर ने अकाइडिया या हमले के बारे में विस्तार की बात की है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि पुराने लोगों के मामलों में इज्जत की कोई भावना नहीं थी। सुकरात की अक्सर होने वाली बातचीत के बाद अक्सर उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, वह इसे हल्के में लेते थे। उदाहरण के लिए एक बार जब किसी ने उन्हें लात मारी तो जिस सब्र से उन्होंने बेइज्जती झेली उससे उनके एक दोस्त हैरान रह गए। सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई गधा मुझे लात मार दे तो मुझे बुरा लगेगा? अब एक और मौके पर जब उनसे पूछा गया कि उस आदमी ने तुम्हें गाली नहीं दी, बेइज्जती नहीं किया, तो उसका जवाब था, नहीं, वह जो कर रहे हैं वह मेरे लिए नहीं है। उन्होंने कहा, वह जो कर रहे हैं वह मेरे लिए नहीं है। स्टोबियस मुसोनियस का एक लंबा हिस्सा संभाल कर रखा गया, जिसे हम देख सकते हैं कि पुराने लोग बेइज्जती को कैसे लेते थे। उन्हें कानून से मिलने वाली खुशी के अलावा कोई और तरीका नहीं पता था, और समझदार लोग इसे भी बुरा मानते थे। अगर किसी ग्रीक के कान पर मुक्का मारा जाता तो वह कानून की मदद से खुशी पा सकता था, जैसा कि प्लूटो के गोर्गियास से साफ है। यहाँ सुकरात की राय मिल सकती है। यही बात गिलियस के लूसियस विराटियस के बारे में दिए गए ब्यौरों में देखी जा सकती है, जिसने बिना किसी उकसावे के सड़क पर मिले कुछ रोमन नागरिकों के कान पर मुक्का मारने की हिम्मत की, लेकिन किसी भी बुरे नतीजे से बचने के लिए उसने एक गुलाम के थोड़े पैसे का एक बैग लाने को कहा, और उसने मौके पर ही उन लोगों को मामूली कानूनी सजा दी जिन्हें उसने अपने बर्ताव से हैरान कर दिया। मशहूर सैनिक फिलोसोफर क्रेटेस को म्यूजिशियन निकोड्रोमस ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उनका चेहरा सूजकर काला और नीला हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने माथे पर एक
लेबल लगा लिया जिस पर लिखा था निक्रोडोटोमस फेसिट, जिससे उस बांसुरी बजाने वाले की बहुत बेइज्जती हुई, जिसने उस आदमी के साथ इतनी बेरहमी की थी कि जिसे पूरा एथेंस घर के देवता के तौर पर मानता था। और मेलिसिपस को लिखे एक लेटर में सिनोप के डायोनीज डायो डायोजनीज के बारे में बताया कि एथेंस के शराबी बेटों ने उनकी पिटाई की थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। और सेनेका ने अपनी किताब डे कॉन्स्ट्रिया के आखिरी कुछ चैप्टर में बेइज्जती कंटेमेलिया पर लंबी चर्चा की है, ताकि यह दिखाया जा सके कि यह एक समझदार आदमी इस पर ध्यान नहीं देगा। चैप्टर 14 में वह कहते हैं कि अगर एक समझदार आदमी को कोई मार खाए तो उसे क्या करना चाहिए। केटो ने वही जवाब दिया, जब किसी ने उसके मुंह पर मारा, न तो गुस्सा करना और न ही बेइज्जती का बदला लेना और न ही वार का जवाब देना, बस उसे नज़रअंदाज करना। हाँ, आप सही कहते हैं, आप कहते हैं, लेकिन ये लोग दार्शनिक थे और आप मूर्ख हैं, है ना? एकदम सही। यह साफ है कि पुराने ज़माने के लोगों को नाइटली ओनर का पूरा कोड बिल्कुल नहीं पता था। इसकी सीधी वजह यह थी कि वे हमेशा इंसानी मामलों को एक नेचुरल और बिना किसी भेदभाव के देखते थे और खुद को ऐसी किसी भी बुरी और घिनौनी बेवकूफ़ी से प्रभावित नहीं होने देते थे। उनके लिए चेहरे पर एक वार था और कुछ नहीं, एक मामूली शारीरिक चोट। जबकि आज के लोग इसे तबाही तबाही एक ट्रेजेडी का थीम बना देते हैं, जैसे कॉर्नेल के सिड में, या मिडिल क्लास जिंदगी पर बनी एक हालिया जर्मन जर्मन कॉमेडी में जिसका नाम द पावर ऑफ सिचुएशन था, जिसका टाइटल द पावर ऑफ प्रेजुडिस होना चाहिए था। अगर पेरिस में नेशनल असेंबली के किसी मेंबर के कान पर वार हो जाता तो यह यूरोप के एक कोने से दूसरे कोने तक गूंजता। मैंने जो उदाहरण दिए हैं कि पुराने ज़माने में ऐसी घटना से कैसे निपटा जाता था, वे शायद इज़्ज़तदार लोगों के विचारों से मेल न खाएं, तो मैं उन्हें एक तरह के इलाज के तौर पर डिडरो और मास्टरपीस जैक्स के फेटालिस्ट में मोंसियर डेंस ग्लेंडस की कहानी सुनाने की सलाह देता हूँ। यह आज के ज़माने के नाइटली सम्मान का एक बेहतरीन नमूना है, जो बेशक उन्हें मज़ेदार और जानवर बढ़ाने वाला लगेगा। मैंने जो कहा है उससे यह बिल्कुल साफ है कि नाइटली ओनर का प्रिंसिपल इतनी नफरत में कोई ज़रूरी और अपने आप नहीं आया। यह एक बनावटी चीज़ है, इसका सोर्स ढूंढना मुश्किल नहीं है। इसका होना साफ तौर पर उस समय से है जब लोग अपने दिमाग से ज़्यादा अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करते थे। जब पुरोहिती ने इंसानी समझ को जकड़ रखा था, वह मिडल एज जिसकी तारीफ बहुत होती थी अपने बहादुरी के सिस्टम के साथ, वह समय था जब लोग ऊपर वाले को न सिर्फ अपनी देखभाल करने देते थे बल्कि उनके लिए जज भी करने देते थे। जब मुश्किल मामलों का फैसला एक अग्नि की परीक्षा भगवान के जजमेंट से होता था, जिसका मतलब है कुछ अपवादों को छोड़कर एक द्वंद्व युद्ध होता था, न सिर्फ अमीर लोगों के मामले में बल्कि आम नागरिकों के मामले में भी। शेक्सपियर के हेनरी 6 में इसका एक अच्छा उदाहरण है। हर कोर्ट की सजा के लिए एक अपील की जाती थी, एक तरह से एक उच्च अदालत यानी भगवान का फैसला। और इसका असल में मतलब था कि फिजिकल ताकत और एक्टिविटी यानी हमारा जानवर जैसा स्वभाव जजमेंट सीट पर तर्क की जगह ले लेता था, और सही और गलत के मामलों में फैसला इस बात से नहीं करता था कि आदमी ने क्या किया, बल्कि इस बात से करता था कि उसका कितना जोरदार विरोध किया गया है। असल में वही सिस्टम है जो आज नाइटली ओनर के प्रिंसिपल के तहत चलता है। अगर किसी को शक है कि हमारे आज के ड्यूल की शुरुआत सच में है, तो उसे जेम्बी मिलिगन की एक बहुत अच्छी किताब द हिस्ट्री ऑफ ड्यूलिंग पढ़नी चाहिए। नहीं, आप अभी भी इस सिस्टम के सपोर्टर्स में पा सकते हैं, जो वैसे तो आमतौर पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे या सोचने वाले लोग नहीं होते। कुछ ऐसे लोग जो ड्यूअल के नतीजे को असल में विवादित मामले में भगवान का फैसला मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस विषय पर पारंपरिक भावना का नतीजा है, लेकिन शुरुआत के सवाल को छोड़ दें तो अब हमें यह साफ हो जाना चाहिए कि इस सिद्धांत का मुख्य झुकाव शारीरिक धमकी का इस्तेमाल करके इज्जत
का दिखावा करना है, जिसे असल में पाना बहुत मुश्किल या फालतू माना जाता है। यह काम कुछ वैसा ही होता है जैसे आप अपने कमरे की गर्मी का पता लगाने के लिए थर्मामीटर पर हाथ रखकर उसे ऊपर उठा रहे हों। असल में बात का सार यह है कि जहां नागरिक का सम्मान मकसद शांतिपूर्ण बातचीत है और यह दूसरे लोगों की राय पर आधारित है कि हम पूरे भरोसे के हकदार हैं, क्योंकि हम उनके अधिकारों का बिना शर्त के सम्मान करते हैं। और दूसरी ओर नाइटली सम्मान यह बताता है कि हमसे डरना चाहिए, क्योंकि हम हर कीमत पर अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए पक्के इरादे वाले हैं।